विजय जी क्या इस बार भी तमाम एनालिस्ट वही गलतियां कर रहे हैं जो 2019 में कर रहे थे? सबको लग रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 45 से 50% तक उत्तर भारत के इलाकों में गई, तो अब उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाना आसान नहीं हो पाएगा। सब ये मान के चले थे हर प्रदेश में दो चार सीटें घटेंगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आके 220-225 में टिक जाएंगी। क्या वही गलती दोहराई जा रही है? अगर वही गलती दोहराई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आसानी से अगर पहुंच पाती है, तो फिर ये लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एनालिस्ट हैं वो गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो 4 जून को पता पड़ेगा। आज इस पर टिप्पणी करने का वक्त नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि सब लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं, अपनी तरीके से बात करते हैं कि किस तरह से हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का या प्राइम मिनिस्टर का जो एक टारगेट उन्होंने दिया 370-400 का, मैं उस पर जाता ही नहीं, क्योंकि मैं उसको वही मानता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोटर को एंथू करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए भी वो काम में आता है 400 के लिए। मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि क्या 272 जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है, क्या ये हो सकता है कि उनको 272 सीटें आ जाए, 275 सीटें आ जाए और हम रोक दें उनको कि नहीं आपने 400 कहा था, आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? ऐसा नहीं है ना। तो 275 सीटें आना, 272 सीटें आना उनके लिए महत्वपूर्ण है सरकार बनाने के लिए। क्या ऐसी स्थिति है कि नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं 400 पर नहीं जाता हूँ बार बार, ठीक है। यदि ऐसी स्थिति को देखें तो मुझे आज कोई परेशानी वहां पर नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी को। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी तो है ही, जो विपक्षी गठबंधन है वो मुझे लग रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना, उस पर हमने बहुत सी चर्चा की, चिंताएं की, वो सब है। मैं चिंता नहीं करता, चर्चा करता हूं। लेकिन आज की तारीख में, आज रात को 10:30 बजे बिहार गठबंधन में अभी तक तय नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र, जहां पर मतलब जो चैलेंजिंग स्टेट्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल, 4 बड़ी स्टेट्स मानता हूँ जिसमें बीजेपी के लिए कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिहार में नहीं हुआ। बिहार में फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आरजेडी है वो बेहतर करेगी, लेकिन जो एक बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को कर सकती थी वो करते हुए नहीं दिख रही आज की तारीख में। यही स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में उनके पास एनडीए के तौर पे बड़ा गठबंधन, वो बड़ा नंबर था। वो नंबर भी आज महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। वंचित पार्टी जो है उन्होंने वो अपने आप को अलग हो गई है। शरद पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन वो नुकसान नहीं कर पाता दिख रहा मुझे जो उसको करना चाहिए था। कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, लेकिन वो कितना नुकसान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी का मुझे पता नहीं। विजय जी ने उस पर ज्यादा जिक्र किया है। पंजाब की देख लें, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। यदि ये 2 लोग आ गए हैं, 3 लोग आ गए हैं, वो कुछ मदद करेंगे तो उनका फायदा ही होगा, बाकी कोई नुकसान उसका नहीं हो रहा है। ये तो कम से कम नहीं होगा कि सुशील रिंकू आ गए तब भारतीय जनता पार्टी को लोग नाराज होकर वोट ही नहीं देंगे। या रवनीत बिट्टू आ गए हैं तो उससे नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। बाकी जो नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं जिनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस 91%, 95% रहा है, उसमें मुझे कोई कमी होते हुए नहीं दिख रही। 2%, 1% हो सकता है कि मान लीजिए वो 205 में से 193 सीटें उनकी आई हैं, तो वो 185 हो सकती होगी, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। राजस्थान का जिक्र हो, मुझे पता नहीं, प्रेम कुमार जी ने तो ज्यादा अध्ययन किया होगा, मैं ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया। लेकिन राजस्थान में मुझे केवल एक सीट लिखती है, आज मैं आपको बता देता हूँ। चूरू सीट, जहां पर राहुल कसवा बीजेपी के सिटिंग एमपी थे, वो इधर आ गए हैं कांग्रेस में। वो सीट बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल वाली सीट हो सकती है, हारेगी जीतेगी नहीं पता मुझे। दूसरी सीट है नागौर। ये 2 सीटें हैं जहां पर कुछ बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इससे ज्यादा राजस्थान में कोई बदलाव वहां पर होता फिलहाल नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पे मैं समझता हूं कि 7-8 सीटें बढ़ने वाली हैं, कम से कम 70 सीट्स पर बीजेपी कम से कम जाकर रुकेगी। ये 70 मिनिमम मैं आज आपको कह रहा हूं कि वो होगी। मध्य प्रदेश में कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, 1-2 सीटें हैं, खरगोन की है, मंडला की है, 2-3 सीटें हैं जहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बाकी कोई बड़ा बदलाव, इसलिए मैंने कहा कि 10 सीटें उसमें से कम भी कर लें हम, तो इससे बड़ा नुकसान वहां पर उनको नहीं दिखाई दे रहा। केरल में मुझे कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा। एक स्टेट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तमिलनाडु में कोई 1-2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, तो बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा। तेलंगाना में वो अपना कब्जा बरकरार रख सकती है।
आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ आने से जो एनडीए का फायदा होगा, बीजेपी का फायदा 2-1 सीटों का हो जाए, विजय जी ज्यादा बता सकते हैं, तो वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 272 पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है। अब सवाल दूसरा यह है कि फिर ये सारे लोगों को क्यों ले रही है। ये सच है कि इस समय जो आवाजाही हो रही है उसमें तो सभी लोग आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसको लेकर सुगबुगाहट है। ऐसे लोगों को आप ले रहे हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों पर हैं, जिनको लेकर, उससे भी बड़ा नुकसान क्या हो रहा है जिसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, वो ये हो रहा है कि जब आप बाहर के लोगों को लेकर आते हैं तो पार्टी का वहां का जो कैडर है ना, वो परेशान होता है कि उसकी स्पेस खत्म हो रही है ना। सबसे मुश्किल बड़ा काम वो है, आरोपों का और ये सब तो पॉलिटिकल है, वो विपक्षी पार्टियां करेंगी, लेकिन पार्टी के अंदर क्या सुगबुगाहट होती है कि जिन सीटों पर आप दूसरे कैंडिडेट्स को लेकर आ जाते हैं, खासतौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्था हो, मजबूती हो, वहां भी अगर आप दूसरे कैंडिडेट्स को लाते हैं तो वो नुकसान हो रहा है। लेकिन वो नुकसान जब तक सरकार रहेगी, यदि तीसरी बार सरकार आ जाती है तो वो नुकसान नहीं होगा, कोई बगावत नहीं होने वाली, कोई निकलकर जाने वाला नहीं है। चौथी बात, जो लोग आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है ईडी के, सीबीआई के आरोप और जो भी जेल और बेल सबके लग रहे हो, लेकिन क्या रवनीत बिट्टू ईडी के डर से आ रहे हैं? क्या सुशील रिंकू ईडी के डर से आ रहे हैं? क्या सीता सोरेन ईडी के डर से आ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि आज उनको इधर आ जाने से, भारतीय जनता पार्टी में आने से उनका पॉलिटिकल फ्यूचर थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। ये ऐसा मुझे लगता है। ये कुल मिलाकर स्थिति आज की तारीख में मुझे दिखाई दे रही है, और प्रधानमंत्री और अमित शाह चाहते हैं कि कोई भी चूक नहीं रह जाए। मुझे लगता है दोनों जो लीडर है वो तो चाहते हैं कि 400 पर पहुंचे ही, यदि उन्होंने कह दिया तो 370 पर नहीं तो 350 पर पहुंचे, लेकिन उसका एक बेसिक वजह है कि कोई चूक नहीं रह जानी चाहिए। नो स्टोन अनटर्न्ड। विजय जी एक सवाल ये है कि अशोक चौहान जैसे लोगों को, जिनके ऊपर न केवल भ्रष्टाचार के आरोप है, और आज की तारीख में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अगले दिन उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है, सीता सोरेन ज्वाइन करती है, उनको अगले दिन लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। अगर पार्टी सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है तो ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आप उनको पार्टी में शामिल करिए और फिर उनसे कहिए कि आप मेहनत करिए, हम आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये आज आते कल टिकट मिल जाता है। अर्जुन मोढवाडिया को आपने गुजरात में टिकट दे दिया। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि या तो बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी जीत को लेके, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी बड़ी थ्योरी है जो हम शायद नहीं पकड़ पा रहे। नहीं, इसकी थ्योरी है कि इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अर्जुन मोढवाडिया, गुजरात तो कोई कमजोर स्टेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे ख्याल से ऐसा कोई कमी लोग समझते होंगे, ऐसा भी अगर समझ रहे हैं तो कोई हैरानी नहीं है, कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन गुजरात तो है नहीं है। लेकिन इस तरह से आज जब अर्जुन मोढवाडिया को लाते हैं तो कांग्रेस को कमजोर करते हैं, सीता सोरेन को लाते हैं तो आप हेमंत सोरेन और जेएमएम को कमजोर करते हैं, अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा को लेकर आते हैं तो आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, आरपीएन सिंह को लेकर आते हैं तो आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीका होता है ना, और उससे एक सीट तो बढ़ी रही ना। सीता सोरेन आज यदि वहां आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की मदद ही होगी ना, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और सीता सोरेन को लग रहा है। तो इस तरह से वो जेएमएम को भी कमजोर कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस को भी कमजोर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एक एमपी था, उसको भी आपने वहां से निकाल दिया। जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सीट मिलेगी भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सेटबैक दे दिया कि एक एमपी और वो एमपी भी आपने निकाल लिया। तो ये भी तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन में काम में आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, जो लोग आ रहे हैं वो लोग आंखें बंद करके नहीं आ रहे भाई साहब। उनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर थोड़ा ब्राइट दिखाई दे रहा है, जहां पर वो हैं उससे कम से कम, है ना। लेकिन ऐसी घटनाएं 2004 में भी हुई थी। 2004 में भी मैंने देखा था बहुत लोगों की बाढ़ आ गई थी, उस समय लग रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, नहीं आई, तो उसमें से बहुत सारे लोग निकल भी गए। तो ये तो सब चलता रहता है। और मैंने कहा ना कि जो लोग आ रहे हैं उससे पार्टी के अंदर जो है, अंदर थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही है, लेकिन उसका कोई रिवोल्ट के तौर पर आएगा ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।